धन्यवाद विवेक। बात करते हैं राजनीतिक खबरों की। 2024 का जो मिशन है उसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की तैयारियों पर चर्चा के लिए दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होने जा रही है। 2 दिन तक की इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक का मुख्य फोकस आगामी लोकसभा चुनाव होगा। इस बैठक में पार्टी के कुल 11,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। आज सुबह 10 बजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे पीएम औपचारिक शुरुआत करेंगे, जबकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षीय भाषण देंगे। 18 फरवरी को पीएम समापन भाषण देंगे। बैठक में पीएम लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा पेश कर सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय से लेकर भारत मंडपम तक थीम बेस्ड सजावट की गई है। कटआउट के जरिए मोदी के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों को दिखाया गया है। चुनाव के ऐलान से पहले होने वाली बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव लाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद संगठन लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर विचार करना शुरू कर देगी। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। वजह है आयकर विभाग का एक्शन। जिस तरीके से आयकर विभाग ने एक्शन लिया है उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में आईटी जो दफ्तर हैं उसके सामने प्रदर्शन करेंगे। आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही रूप दिखाई देगा। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के सभी प्रदेश इकाइयों को प्रदर्शन के निर्देश दे दिए गए हैं। कांग्रेस का ये प्रदर्शन आयकर विभाग की उस कार्रवाई के खिलाफ है जिसमें कांग्रेस के बैंक खातों पर पाबंदी लगाई गई थी। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। ये अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। जनता को भी समझ में आ गया ये तानाशाही सरकार किस लेवल पे कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन को कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आयकर विभाग ने साल 2018-19 में आयकर फाइलिंग में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पर कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। बीजेपी का कहना है कि आयकर विभाग का एक्शन कांग्रेस की गलतियों का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी अपने लिए पैसों की व्यवस्था अच्छी करती है, भ्रष्टाचार भी करती है, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखती है। टैक्स के मनी की रिकवरी करना रूटीन प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा से शुरू हो रही है। 2 दिन तक ये परीक्षा चलेगी। कुल 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसमें से 6 लाख कैंडिडेट बाहरी राज्यों के हैं। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 दिन तक चलेगी। यूपी सरकार ने कुल 60,244 पदों की भर्ती निकाली थी, जिसके लिए कुल 48,17,441 आवेदन आए हैं। इनमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी हैं। शुरुआत लिखित परीक्षा से होगी, जो आज और कल होगी। लिखित परीक्षा 4 पालियों में होगी। हर पाली में 12,04,360 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रशासन ने भर्ती परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के कराने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री आंखों की स्कैनिंग के बाद मिलेगी। इसीलिए अभ्यर्थियों को केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। तैयारियां तो है पूरी, हर तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हुए हैं कि परीक्षा की शुचिता में कोई सेंध न कर पाए। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर यूज किया हुआ है। ईडी के समन के अनदेखी के मामले में अरविंद केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है, लेकिन विश्वास मत पर भी आज दिल्ली विधानसभा में चर्चा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट में आज पेश होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया। विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने सदन में आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मेरे पास 2 एमएलए आए, दोनों ने एक ही बात कही, तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं। 25 करोड़ रुपए देंगे, तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे। फिर हमने एक एमएलए से बात करके फ़ोन करके संपर्क किया, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से।
आज विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। बीजेपी के 8 विधायक हैं। शुक्रवार को ही बीजेपी के 8 में से 7 विधायकों को पूरे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। विश्वास प्रस्ताव पर आज होने वाली चर्चा के बीच अरविंद केजरीवाल को आज शराब घोटाले मामले में ईडी के समन से जुड़े केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी होना है। ऐसे में आज केजरीवाल की पेशी को लेकर भी संशय है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज वाराणसी में है। वाराणसी में राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। अपना दल कमेरावादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल भी आज न्याय यात्रा में शामिल होंगे। आज राहुल गांधी वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। फिर भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के रास्ते सोमवार को अमेठी पहुंचेंगे। आज सुबह 9 बजे वाराणसी में मंदिर मार्ग के गोलेगड्डा से यात्रा की शुरुआत होगी। विश्वेश्वरगंज तिराहा, मैदागिन चौराहे से होते हुए यात्रा काशी विश्वनाथ पहुंचेगी। राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। गदौलिया चौराहे पर जनसभा होगी। फिर मड़ुआडीह चौराहे पर स्वागत होगा। दोपहर 12 बजे कुरौना में लंच ब्रेक होगा। दोपहर 2 बजे यात्रा भदोही रोड पहुंचेगी। भदोही के इंदिरा मिल चौराहे पर यात्रा का स्वागत होगा। भदोही के राजपुरा चौराहे पर भी जनसभा होगी। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल आज सुबह 10 बजे गदौलिया चौराहे पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगी। बीजेपी ने राहुल गांधी के बाबा विश्वनाथ दर्शन के कार्यक्रम पर तंज कसा है। वेशधारी लोग हैं, कोट पर जनेऊ पहन के चुनाव में घूमते हैं। चेहरे पर क्या है, मन में क्या है, दिल में क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीत एकदम स्पष्ट है। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। चौथे चरण की बातचीत से पहले किसान नेताओं ने दिल्ली कूच नहीं करने का ऐलान किया है, लेकिन इन सब के बीच मुजफ्फरनगर में आज किसान पंचायत है, वहीं हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च है। किसानों के आंदोलन का 5वां दिन है। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि किसानों ने रविवार तक दिल्ली कूच नहीं करने का ऐलान किया है, क्योंकि रविवार को किसान और सरकार के बीच चौथे राउंड की बैठक होनी है। जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, क्या मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी? बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना। इसके लिए उतना देर टाइम हम देखेंगे, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा मतलब वो। आज किसान आंदोलन को लेकर मुजफ्फरनगर के सिसौली में मासिक पंचायत होगी। पंचायत दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगी। वहीं आज हरियाणा में कुछ किसान संगठनों ने तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। ये आंदोलन दोपहर 12 से 2 बजे तक होगा। पूरे हरियाणा के अंदर सभी टोल 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहेंगे और कल सभी तहसीलों के ऊपर एक ट्रैक्टर किसान मार्च निकाला जाएगा। रविवार को किसान और सरकार के बीच चौथे चरण की बातचीत होनी है और सरकार ये मानकर चल रही है कि चौथे चरण की बातचीत में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन इन सब के बीच आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि रोजाना किसान आंदोलन की वजह से 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। किसानों के आंदोलन और प्रदर्शन के बीच सरकार अभी तक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की उम्मीद कर रही है। सरकार का कहना है कि रविवार को होने वाली बातचीत में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। कृषक समाज हमारे परिवार के लोग हैं और उनके लिए जितना बेहतर अधिक से अधिक हो सकता है वो हम सबको मिलकर के करना चाहिए कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें। जैसे सब वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी। इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसी बीच किसान आंदोलन को लेकर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बड़ा दावा किया। पीएचडी सीसीआई का दावा है किसान आंदोलन से रोजाना 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन से रोजगार को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। आंदोलन से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की चौथी तिमाही के सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर असर पड़ेगा। पीएचडी सीसीआई का दावा है कि आंदोलन से उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग को भी नुकसान पहुँच सकता है। पोखरण में आज भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाएगी और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चलनी है, एक्सरसाइज है, इसमें वायुसेना का अटैक और डिफेंस ताकत देखने को मिलेगा। पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में होने वाली वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज में भारतीय एयरफोर्स अपनी अटैकिंग और डिफेंसिव क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन करेगी। आज होने वाले अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव समेत 121 विमान शामिल होंगे। इसके साथ ही राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर, हॉक C-130J,
चिनूक, अपाचे, Mi-17 जैसे विमान भी अभ्यास में अपना जौहर दिखाएंगे। युद्धाभ्यास में स्वदेश में बनी सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियों को आकाश और समंदर में घुसपैठ करने वाले शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने और उसे मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। इस अभ्यास में वायुसेना के तालमेल, सटीक मारक क्षमता के साथ पारंपरिक हथियारों को सही ढंग से सही समय पर शत्रु के विनाश करने में इस्तेमाल करने की क्षमता का प्रदर्शन होगा। यूपी में पुलिस विभाग की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा से पहले सॉल्वर गैंग की सेंध लगाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। मऊ और गाजीपुर से पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल भर्ती के लिए आज और कल लिखित परीक्षा होनी है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तो लगातार यूपी में योगी सरकार की जो पुलिस भर्ती परीक्षा है वो रिकॉर्ड बनाने जा रही है और 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। यूपी रचने जा रहा है नया इतिहास। होने जा रही है सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा, दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में होने जा रही है दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 दिन तक चलेगी। यूपी सरकार ने कुल 60,244 पदों की भर्ती निकाली थी, जिसके लिए कुल 48,17,441 आवेदन आए हैं, जिनमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी हैं। शुरुआत लिखित परीक्षा से होगी, जो आज और कल होगी। लिखित परीक्षा 4 पालियों में होगी। हर पाली में 12,04,370 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्रशासन ने भर्ती परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के कराने के पुख्ता तैयारियां की हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री आंखों की स्कैनिंग के बाद मिलेगी, इसलिए अभ्यर्थियों को केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। इस परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड को दी गई है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। एडमिट कार्ड के अलावा 2 रंगीन फोटो साथ लाएंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे वैलिड पहचान पत्र साथ लाएं। इसके अलावा अपने साथ काला या नीला बॉल पेन लेकर आएं। पानी की पारदर्शी बोतल लेकर आ सकते हैं। मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आना मना है। पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी वृहद तैयारियां की गई हैं। जनपदीय प्रशासन और पुलिस को अपने अपने क्षेत्र में कानून व व्यवस्था बनाए रखने, अभ्यर्थियों के आगमन को सुचारू रूप से होने देने, उनके ठहरने आदि की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है ताकि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो। परीक्षा में किसी भी तरीके की धांधली रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था भी की है। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन में दुविधा होने पर अभ्यर्थियों का आधार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सभी केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निष्क्रिय करने के लिए जैमर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए परीक्षा कक्ष के और केंद्र की निगरानी होगी। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी की तैनाती है। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, जबकि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या के मुताबिक विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर डीएसपी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर जिले में डीएम मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसके लिए एडीएम को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसके लिए काफ़ी तैयारियां की हैं और काफ़ी टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स भी डाले हैं पूरी भर्ती प्रोसेस में, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से होगी और साथ ही अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। उनके लॉजिस्टिक्स का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा 10 राज्यों के
6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। बिहार से 2,66,305, हरियाणा से 74,769, झारखंड से 17,112, मध्य प्रदेश से 98,400, दिल्ली से 42,259, राजस्थान से 97,277, उत्तराखंड से 14,627, पश्चिम बंगाल में 5,512, महाराष्ट्र से 3,151 और पंजाब से 3,404 अभ्यर्थी शामिल हैं। यूपी में बड़ी परीक्षा, एक तरफ कैंडिडेट आखिरी दौर की तैयारी में जुटे हैं तो सॉल्वर गैंग धांधली करने में, लेकिन चुस्त और चौकस प्रशासन उनकी एक भी नहीं चलने दे रहा। मऊ जिले में पुलिस ने एक सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया। मऊ की एक कंसल्टेंसी पेपर सॉल्व करने के लिए अभ्यर्थियों से 4 से 9 लाख रुपए की डील कर रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हालांकि कंसल्टेंसी का मुख्य सरगना फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने कई ब्लैंक चेक, मार्कशीट, मोबाइल और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए। इसमें ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य कर्ता धर्ता है आरके कंसल्टेंसी का मालिक, जो रणजीत पांडे स्मारक महिला विद्यालय भी चला रहा है, रविकांत पांडे, वो मौके से फरार है। लेकिन ये पूरा गैंग उसी के निर्देशन में कार्य कर रहा था। जो अभ्यर्थी हैं उन सभी से संपर्क किया जा रहा है और इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमारी साइबर सेल की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में करेगी और भी जो चीजें सामने आती हैं उन सभी। गाजीपुर जिले में भी सॉल्वर गैंग सक्रिय हो गए। यहाँ 45 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। पेपर आउट और सॉल्व कराने वाले गिरोह पर पुलिस की खास नजर है। ऐसे ही एक गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 21 लाख के चेक और कैश में 6 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में पोरबंदर में तैनात 2 कोस्ट गार्ड, 1 आर्मी का जवान भी शामिल है, जो अलवर के राजस्थान में तैनात है। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन के लिए ये परीक्षा कराना चुनौती से कम नहीं, लेकिन प्रशासन का दावा है कि वो बिना किसी धांधली और नकल के परीक्षा पूरा कराएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थोड़ी देर में शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और ये जो परीक्षा है ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। कुल पदों की बात करें तो 60,244 हैं और कुल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 48,17,441 लोगों ने फॉर्म भरे हैं जो परीक्षा देंगे। महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी संख्या है 15,48,969। आज और कल लिखित परीक्षा होगी और 4 पालियों में यह लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। हर पाली में 12,04,360 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। पहली पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली की परीक्षा शाम 3 बजे से 7 बजे तक होगी और 5 बजे तक होगी। प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है और परीक्षा से आधे घंटे पहले सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। आंखों की स्कैनिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी और अगर किसी की आंखें स्कैन नहीं हो पाती तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा को पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया होगी, ऐसे में कोशिश है कि हर तरीके से बेहतर जांच पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थी अंदर जाएं। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन है प्रयागराज से, शक्ति सिंह गाजियाबाद से जुड़े हैं और सनुज शर्मा मेरठ से जुड़ गए हैं। मोइन, ये एक सबसे बड़ी परीक्षा है दुनिया की जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। प्रयागराज में किस तरीके से तैयारियां हैं और कितने सेंटर यहां पर बनाए गए? देखिए जी, बिल्कुल यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा आज और कल होनी है। 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ये इतनी बड़ी संख्या है जितनी दुनिया के कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। योगी सरकार की तरफ से कई खास इंतजाम किए गए हैं। अगर हम प्रयागराज रीजन की बात करें तो 100 से ज़्यादा रोडवेज की बसें चलाई गई हैं, ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हुए हैं, ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए गए हैं, रेलवे स्टेशनों पर खास इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की गई है, रास्ते में पानी की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस लगाए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए एसटीएफ को सक्रिय किया गया है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। जो परीक्षा केंद्र के आसपास की फोटोकॉपी की दुकानें हैं उसे बंद किया गया है। जगह जगह जो है वो तमाम नंबर जो है वो सर्विलांस पर लगाए गए हैं और सक्रियता का ही नतीजा है कि कौशाम्बी, गाजीपुर समेत कई जगहों पर जो माफिया है वो पहले से ही गिरफ्त में आ चुके हैं। जो उनकी बदनीयती थी उसका खुलासा कर लिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता दावा किया जा रहा है।
बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और चूंकि चुनौती बड़ी है, ऐसे में तैयारियां भी बड़ी हैं। शक्ति भी हमारे साथ बनी हुई है गाजियाबाद से। शक्ति, चुनौती बड़ी है और उसकी बानगी मऊ में देखने को मिली, किस तरीके से सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। क्या तैयारियां गाजियाबाद और आसपास के जिलों में हैं परीक्षा को लेकर? ये बड़ी पुलिस भर्ती है और सबसे बड़ी पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी तैयारी हम आपको दिखाते हैं कि गाजियाबाद के एक सेंटर पर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो रही है और अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक, यहाँ पर बायोमेट्रिक का जो निशान है वो लिया जा रहा, ताकि कोई भी सॉल्वर गैंग का कोई सदस्य, ऐसा सदस्य जो कि यहाँ पर पहुँच के भर्ती ना दे सके। यहाँ पर अगर पुलिस की बात करें तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था वो आप देख सकते हैं। एक ACP रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। अगर बात की जाए परीक्षा की, तो इस परीक्षा में आपको सबसे अहम ये है कि यहाँ पर गुजरात से, यहाँ पर मध्य प्रदेश से, यहाँ पर झारखंड से, यहाँ पर तमाम ऐसे जो राज्य हैं वहाँ के जो छात्र हैं वो पहुँचे हुए हैं यहाँ पर इस परीक्षा में भाग लेने के लिए। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। बात करते हैं यहाँ पर जो ACP हैं इस समय मौजूद हैं, क्योंकि सेंटर पर हम इस समय मौजूद हैं और आप देख भी रहे हैं किस तरह की तैयारी, अगर गाजियाबाद की तैयारी की बात की जाए तो फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। इसके लिए कई दौर की मीटिंग भी CP सर के द्वारा अरेंज किया गया था और सबको सेंसिटाइज किया गया था इस परीक्षा के लिए। जो कैलाशवती इंटर कॉलेज है, यहाँ पर टोटल 384 बच्चों का एग्ज़ाम आज होना है एक पाली में, और उसके लिए प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ गेट पर चेकिंग होने के बाद बायोमेट्रिक हो रही है, उनकी फ्रिस्किंग हो रही है और किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि कुछ भी अंदर ले जाने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इसीलिए इनके सामान को रखने के लिए स्पेशल लॉक रूम बनाया गया है कि वहाँ अपने सामान को ये सुरक्षित रख सकें, जमा कर दें। अंदर भी कमरों में अगर भूलवश भी कोई छुपा करके किसी भी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाता है तो अंदर कमरे में CCTV लगा है और उसके साथ साथ जैमर की व्यवस्था की गई है और वो जैमर प्रैक्टिकल करके देख लिया गया है कि किसी भी प्रकार का उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा है। तो कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ जो हमारी स्थानीय अभिसूचना इकाई है या अन्य अवधेश, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में टोटल 44 सेंटर हैं और यहाँ पर 23,000 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल शक्ति। और जिस तरीके से आपने वरिष्ठ अधिकारी से बात की उससे पता चल रहा है कि किस तरीके की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है कि अगर एक स्तर पर चूक होती भी है तो दूसरे स्तर पर कहीं कोई खामी नहीं होगी। मेरठ का रुख कर लेते हैं, सनुज हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी तैयारी, किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके के इंतजाम मेरठ में है? हाँ देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है और योगी सरकार इतिहास भी रचने जा रही है। मेरठ में क्या तैयारियां हैं इस परीक्षा को लेकर ये आपको दिखा देता हूं। देखिए किस तरीके से पुलिस यहां पर चेकिंग कर रही है और बिना चेकिंग के किसी को भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम, साइबर सेल, क्राइम ब्रांच, STF पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। एक तस्वीर और दिखाऊंगा कि ये देखिए कितने अभ्यर्थी हैं और कितनी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई है। और यहाँ देखिए जो लड़कियां हैं वो भी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए किस तरीके से यहाँ पर कतारों में लगी हुई है। 2 घंटे पहले इन लोगों को यहाँ बोल दिया गया था आने के लिए और सभी यहाँ पर है और चेकिंग के बाद यहाँ पर फेस रीडर यहाँ पर लगाया गया है। बायोमेट्रिक हाजिरी लोगों की ली जाएगी और उसके बाद ही यहाँ पर इनको अंदर सेंटर में एंट्री दी जाएगी। मेरठ में 35 सेंटर बनाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। और ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो यहाँ छात्र हैं, जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, उनके देखिए जो शूज हैं वो भी उतरवा लिए गए हैं और उसके बाद चेकिंग करने के बाद एक एक चीज बिल्कुल पुख्ता करने के बाद ही सेंटर के भीतर यहाँ पर जो एंट्री है वो यहाँ दी जा रही है। ये देखिए कितनी लंबी कतारें आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा सेंटर है मेरठ का। मेरठ में जो 35 सेंटर हैं उन 35 सेंटर में ये भी बड़ा सेंटर है। और देखिए अभ्यर्थियों के जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं खुशी से भरे हुए हैं, लबरेज है, एक जज्बा ये यहाँ पर लेकर आए। इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। आप पूरी तैयारी है परीक्षा की? हाँ जी पूरी तैयारी है। हाँ पूरे व्यवस्थात्मक तरीके से आए हैं। जो भी विषय है उन सभी में सभी तैयारी कर रखी है हमने। आगे प्रभु इच्छा जो होगा। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा बताया जा रहा है? हाँ जी दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है और जो सरकार में इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा बताई जा रही है। आपने भी तैयारी की? जी जी। कहाँ से है? सर अकबर प्रसाद से मवाना तहसील। अच्छा मवाना। जी जी।
यहाँ पे एक व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बैग जमा करने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो बोल दिया गया था ना ये चीजें। नहीं सर, ये तो देखो मोबाइल वगैरह तो लाना जरूरी है ना। अब बताओ मैप पे देख के आते हैं, अब इंस्टीट्यूट का पता नहीं था, मैप के जरिए से आए हैं। अच्छा, तैयारी करके आए हैं पूरी? हाँ सर, तैयारी पूरी है। चेहरे की मुस्कुराहट कह रही है कि हाँ जी, इस बार आ जाएगा पूरा। अच्छा, आ जाएगा जी सर, आ जाएगा। नंबर तो आना चाहिए। तैयारी कैसी? तैयारी सही है, ठीक ठाक है, मतलब नंबर के लायक है तैयारी। बिल्कुल सनोज, तो देखिए परीक्षार्थी भी तैयार हैं, प्रशासन भी तैयार है और 10 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी पहली पाली की। एक बार फिर से प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, मोइन हमारे साथ बने हुए। मोइन, जिस तरीके से अगर हम अलग अलग प्रदेश, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, जिलों की बात करें, हर जगह फुल प्रूफ प्लानिंग है। 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा है, उसके बाद 3 बजे से दूसरी पाली की परीक्षा है। ऐसे में क्या किस तरीके के इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर हैं और क्या अलग से पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है सेंटर पर? जी बिल्कुल, योगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि रोडवेज की विशेष बसें चलाई गई हैं, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था की गई है, रास्ते में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक जाम ना होने पाए इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को ऐसा ना हो कि जाम की वजह से परीक्षा देने में दिक्कत है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो से बिना पेपर लीक के, बिना किसी तरीके की गड़बड़ी के परीक्षा को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। और ये कहा जा सकता है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो, दृढ़ सरकार ने पहले भी कई बार इस तरीके की चुनौतियां स्वीकार की हैं, अंजाम तक पहुंचाया। बिल्कुल, चुनौतियां बड़ी हैं और इन सब के बीच तैयारियां पूरी है और अब से कुछ मिनटों के बाद इस परीक्षा की शुरुआत होगी और उसके बाद अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला परीक्षा के बाद होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर बताते हैं। आम चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। महिलाओं पर टीएमसी नेता शेख शाहजहां की ज्यादती के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने भी सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्हें पीड़ित से मिलने नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय एससी आयोग ने तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की पैरवी तक कर दी है। उसी पर एक विस्तारित रिपोर्ट है, देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से महज 70 किलोमीटर दूर बशीरहाट का संदेश खाली, जो इस वक्त पूरे देश की सियासत का केंद्र बन गया है। आरोप महिलाओं से अत्याचार और बदसलूकी का लगा है और ये संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर, जो फिलहाल अंडरग्राउंड है लेकिन सियासी पारा उबाल मार रहा है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बंगाल का सियासी पारा हाई है। संदेश खाली में इस वक्त संग्राम हो रहा है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता संदेश खाली कांड के खिलाफ सड़कों पर है, शहर शहर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उनके निशाने पर ममता और टीएमसी है, तो दूसरी तरफ ममता और टीएमसी का काडर खड़ा है, जो हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार मान रहा है। केंद्र भी सक्रिय है क्योंकि मामला आदिवासी महिलाओं से जुड़ा है। पार्टी के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पदाधिकारी भी। पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो पीड़ितों से मिलने नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। राज्य में कानून व्यवस्था ठप होने की दलील के साथ राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी कर दी है। वही सरकार को, सरकार में रहने का कोई ये नहीं होता है उनका, लेकिन इस श्रेणी को लोगों को तो समाज में शोषित पीड़ित वंचित है, आर्टिकल 338 में इनको सेफगार्ड करने का प्रावधान है और आर्टिकल 338 में एट्रोसिटी वायलेट करने के बाद, बार बार वायलेट करने के बाद अगर किसी भी हालत में सुधार नहीं कर सकता है तो मालूम होता है वो स्टेट में इन लोगों को सेफ करने का कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी हमलावर है, उसके नेता पीड़ितों से मिलने संदेश खाली तो जा रहे हैं, लेकिन लौट रहे हैं खाली हाथ। पुलिस उन्हें रोकने के लिए हर जतन कर रही है, लाठी डंडों का सहारा भी लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार झड़प में घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। उनसे मिलने और हालचाल जानने वालों का तांता लगा हुआ है।
मजूमदार से मिलने बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा। संदेश खाली में उनके साथ जो हुआ उसका जिक्र किया। यानी संदेश खाली में बीजेपी के लिए बनाए गए नो एंट्री के माहौल ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और ममता बनर्जी के तानाशाही तालिबानी रूल को देख रही है और 2024 में इसका सबक उनको सिखा दिया जाए। मामले में टीएमसी के नेता आरोपी हैं, तो वहां विपक्ष के लिए ये मुद्दा अहम हो गया है। यानी विपक्ष ने सुर से सुर मिला लिया है और उनके निशाने पर इस वक्त ममता बनर्जी ही है। সন্দেশকারী সে সমস্ত মা বোনেরা তারা মহিলা নয় যাদেরকে রাতের অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে পিটিয়ে ছেলেকে মেরে যাদেরকে রাত্রে বেলায় ভোগ করার জন্য নিয়ে আসা ওদের পার্টি অফিসে তারা কি বাংলার মহিলা নয়? ইউ আর এ বেঙ্গলি কুইন অফ ক্রুয়েলটি। এই শেখ শাহজাহানকে ফাঁসি দিতে হবে এবং যারা এই ধরনের দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। संदेश खाली को लेकर विपक्षी नेताओं का एक सुर में बयान देना टीएमसी के लिए परेशानी का सबब है। हर रोज ममता सरकार के लिए इस मुद्दे पर मुश्किल कम होने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो चुका है और सबसे बड़ा जो विषय है, बंगाल पे एक जो मुख्यमंत्री महिला होते हुए आज इस तरह से महिला के ऊपर जो है टॉर्चर हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री म्यूट स्पेक्टेटर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात हो ही नहीं सकता। बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी ममता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। यानी हर तरफ से ममता पर दबाव बढ़ने लगा है। मुझे लगता है कि भाई संदेश खाली में जो भी अत्याचार हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है इसकी जांच हो सकती है, लेकिन वहाँ मतलब जो अत्याचार हुए हैं ये दर्दनाक है, बहुत बड़ी गंभीर मतलब घटना घटी है। उसको आरएसएस से जोड़ना ठीक नहीं है, आरएसएस इसी तरह की घटनाएं नहीं करती है, लेकिन जिन्होंने मतलब ये अत्याचार किए उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। उनको संदेश खाली में डर का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं। और अफसोस ये कि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है और वहाँ की महिलाओं में डर का माहौल है। अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर पा रही वहाँ की महिलाएं। उनको ये डर है कि कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होगा। अब ममता बनर्जी पर शेख शाहजहां के खिलाफ एक्शन का दबाव बढ़ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है। लोकसभा चुनाव करीब है, इसलिए वो महिला मुख्यमंत्री को महिला अस्मिता के नाम पर ही घेर रही है।